हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एएसआरबी नेट प्लांट पैथोलॉजी के यूनिट थर्ड को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट फर्स्ट और सेकंड को डिस्कस कर चुके हैं। देखो, यूनिट थर्ड में आपका है फिजियोलॉजिकल एंड मॉलिक्यूलर प्लांट पैथोलॉजी। इसको कॉन्सेप्चुअली समझने के लिए आपको ज़्यादा अटेंशन देना होगा, क्योंकि इसमें जो फैक्ट्स हैं वो थोड़े कम हैं और उसकी जगह कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि अल्टर्ड मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट्स अंडर बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस, उसके बाद में पैथोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो, और उसके बाद में फर्दर जो भी इम्यूनिटी साइकिल है उन सब के बारे में हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। ठीक है। और इसमें आप ये भी देखेंगे कि जो एक पर्टिकुलर टॉपिक है वो दूसरे से रिलेटेड होगा, तो इसीलिए आपको सबसे पहले हर एक प्रोसेस को समझना ज़रूरी है। तो देखो, इसमें बोला गया है कि बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस के कारण जो भी प्लांट्स की मेटाबॉलिज्म अल्टर्ड होती है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेसेस क्या होते हैं। देखो, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस और निमेटोड्स या फिर वायरोइड और जो भी इन सब के कारण जो डिजीज़ कोज की जाएगी या फिर जो भी स्ट्रेस प्रोवाइड किया जाएगा प्लांट को, उनको बोला जाता है बायोटिक स्ट्रेसेस, या ये सारे बायोटिक स्ट्रेसेस की कैटेगरी के अंदर आते हैं। एबायोटिक स्ट्रेसेस में क्या होगा, जैसे बहुत ज़्यादा हीट हो गई, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया, सैलिनिटी की सिचुएशन आ गई, ड्रोट आ गई, या फिर वाटर लॉगिंग की कंडीशन हो गई, किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो गई, ये सारी जो कैटेगरीज हैं ये एबायोटिक स्ट्रेसेस के कारण आती है। देखो, बायोटिक या एबायोटिक दोनों ही स्ट्रेसेस की कंडीशंस में क्या होगा, प्लांट की कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो अफेक्ट होगी। आप सब जानते हो सकता है उसके फोटोसिंथेसिस में, उसके रेस्पिरेशन में, प्लांट के ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में कुछ कोई भी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो अफेक्ट हो सकती है इन दोनों ही स्ट्रेसेस के कारण, राइट। अब देखो, क्योंकि हमें पढ़ना है अल्टर्ड मेटाबॉलिज्म, तो हमें दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो देखो, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, जो कि किसी भी प्लांट की बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेस, जो कि अभी हमने डिस्कस की, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के अंदर रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस जैसी जो प्रोसेसेस हैं वो सम्मिलित की जाती हैं। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जिनमें कि जो कि प्लांट की बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे कि इसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स जैसे डीएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सबको सम्मिलित किया जाता है। ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अंदर आते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को हमने इतना डिस्क्राइब क्यों किया है, क्योंकि हम जिस पैथोलॉजी सब्जेक्ट की बात करें उसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट का ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। देखो, सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है ना वो डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं किए जा सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्राइमरी मेटाबोलाइट के थ्रू ही प्रोड्यूस किए जाते हैं, यानी कि प्राइमरी मेटाबोलाइट जो है वो प्रिकर्सर है सेकेंडरी मेटाबोलाइट के। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो हैं वो अलग अलग तरीके से प्लांट में हेल्प करते हैं। हम बोल सकते हैं कि जो प्लांट का डिफेंस सिस्टम होता है उसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जो भी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को एक स्मूथ वे में चलाने का जो काम है वो भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के द्वारा किया जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक आप सभी ने सुना होगा टर्पीन्स, फिनोलिक्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड, ये सारे जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर आते हैं। अब सबसे पहला तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर क्या क्या आते हैं। उसके बाद में जैसे फिनोलिक्स है, तो फिनोलिक्स के अंदर भी डिफरेंट फ्लेविनोइड्स, टेनिन्स, स्टिबलिन्स जो होते हैं वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। और जैसे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है तो इसके अंदर एल्केलॉइड आते हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्केलॉइड क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एल्केलॉइड। तो इसमें ऑप्शंस होंगे ये चारों, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर जाएगा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। इसी के साथ में जो फाइटोएलेक्सिन, आपने नाम सुना होगा, फाइटोएलेक्सिन्स वगैरह जो डिफेंस सिस्टम में वर्क आते हैं, वन बाय वन करके हम इनको आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो है ये सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, तो इसका भी एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि ये सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है। इसके साथ में जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जो कि कुकुरबिटेसी जो फैमिली है उसमें प्रेजेंट होते हैं, या आप जानते हो कि ऑयल सीड जो क्रॉप है जैसे मस्टर्ड वगैरह उनमें प्रेजेंट होते हैं, वो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर कंसिडर किए जाते हैं, राइट। अब ये तो हो गया हमारी बेसिक सी प्रोसेस, क्योंकि हम देखेंगे कि जैसे जो भी प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनते हैं वो बनने की जगह प्लांट में कुछ अदर चीज़ बन जाती है, और वही अल्टर्ड मेटाबॉलिज्म है बेसिकली, है ना। तो ये हम यहाँ से समझ सकते हैं।
सकते हैं। देखो बेसिकली ये एग्जाम्पल है कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक पाथवे। अब देखो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर क्या क्या, जैसे ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेसेस हैं वो सम्मिलित की जाती है, ठीक है। तो वो किस तरीके से अल्टर्ड होती है। अब देखो कॉमन ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस आपको पता है कि दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होंगे और उनसे क्या होता है फिर फर्दर पायरुविक एसिड का, दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है, राइट। अब जो कॉमन सी प्रोसीजर है उसमें तो क्या होगा कि यहाँ से ये सारी प्रोसेस होगी और उसके बाद में ये TCA साइकिल चल जाएगा, राइट। ये तो कॉमन प्रोसीजर हुई जब कोई भी बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेसेस वहां पर नहीं है। लेकिन अगर किसी भी बायोटिक या एबायोटिक स्ट्रेसेस बीच में आए तो होगा क्या कि यहाँ पर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने की जगह पर यहीं पर ही PR प्रोटीन्स वगैरह का और ROS मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का प्रोडक्शन होने लग जाएगा और लास्ट में जो कि क्या करेंगे, हाइपर सेंसिटिविटी रेस्पॉन्स को जनरेट करेंगे। हाइपर सेंसिटिविटी रेस्पॉन्स का बेसिक सा मतलब होता है कि ये जो सडन डेथ है या प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, जिसे हम PCD के नाम से जानते हैं, प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, वो होगी जिससे कि इन्फेक्शन जो है पैथोजन का वो आगे बढ़ने से रोका जा सके। तो यानी कि अल्टर्ड हो गई ना यहाँ पर मैकेनिज्म, होनी क्या चाहिए थी अकॉर्डिंग टू द जनरल प्रोसेस और बिकॉज ऑफ द बायोटिक स्ट्रेसेस यहाँ पर हो क्या रहा है, राइट। ये जो यहाँ पर जो लाइनिंग है वो दिखा रही है कि क्या हो गया जब स्ट्रेस की कंडीशन आई प्लांट के अंदर, ठीक है। तो इसी तरीके से अलग अलग पाथवेज में ये रिएक्शंस देखने को मिलती हैं। अब स्टार्ट करते हैं कि जो पैथोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस होती है उसके बारे में। देखो पैथोजेनेसिस की जो सिंपल प्रोसेस है कि प्री पेनिट्रेशन स्टेज आती है, फिर पेनिट्रेशन स्टेज आती है एंड पोस्ट पेनिट्रेशन स्टेज आती है, ये हम बेसिक पैथोलॉजी यूनिट फर्स्ट के अंदर वो कवर कर चुके हैं, राइट। अब हमें यहाँ पर देखना है कि किस तरीके से कॉलोनाइजेशन होगा, प्लांट जो है वो अपना किस तरीके से जो न्यूट्रिशन है वो अपटेक करता है थ्रू द प्लांट। तो देखो सबसे पहले होगा क्या, आपको पता है कि कोई भी जो पैथोजन होता है वो अपनी एक रेस्टिंग स्ट्रक्चर, हम वो स्पोर मान लेते हैं, जैसे सपोज कि ये स्पोर है, ठीक है, वो अपनी रेस्टिंग स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करते हैं। इस रेस्टिंग स्ट्रक्चर को, इस स्पोर को जब फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा, जब सफिशिएंट मॉइस्चर मिलेगा तो ये क्या करेगा, जर्मिनेट होगा, राइट। ये जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होकर ये क्या करता है, ये जर्म ट्यूब बनाता है, ये जर्म ट्यूब बनाता है। जर्म ट्यूब के बाद में एप्रेसोरियम बनता है। देखो एप्रेसोरियम जो होती है वो टर्म आपको याद रखनी है। एप्रेसोरियम क्या करता है, इन्फेक्शन में फैसिलिएट करता है, पैथोजन को इन्फेक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। एप्रेसोरियम के बाद में पेनिट्रेशन पैक बनता है जो कि होस्ट की सेल को पेनिट्रेट करता है और उसके बाद में होस्ट की सेल को पेनिट्रेट करके होस्ट सेल के अंदर चला जाएगा और वहां पर फिर फॉर्मेशन होगा होस्टोरिया का। आप जानते हैं कि होस्टोरिया क्या करेगा, फिर होस्ट सेल से न्यूट्रिशंस को अपटेक करने का काम करेगा। ये बेसिक प्रोसीजर होती है, आपको याद रखना है। सबसे पहले स्पोर बनेगा, स्पोर से फिर जर्म ट्यूब बनेगी यानी कि जर्मिनेशन होगा, एप्रेसोरियम बनेगा, पेनिट्रेशन पैक बनेगा और फिर होस्टोरिया जो है वो बेसिकली न्यूट्रिएंट अपटेक के लिए काम में आता है। उसके बाद में देखो यहाँ पर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स भी बन सकती हैं किसी पर्टिकुलर पैथोजन के द्वारा। जैसे कि हम बात करें कि इन्फेक्शन कुशन जो है, जो कि आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत सारे एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन द इन्फेक्शन कुशन फॉर्म्ड, ठीक है। तो जो इन्फेक्शन कुशन होता है वो भी बेसिकली एक पेनिट्रिंग स्ट्रक्चर होती है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, एप्रेसोरियम बना और पेनिट्रेशन पैक बना, तो उसी तरीके से जो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, इन्फेक्शन कुशन जो होता है वो भी एक पेनिट्रिंग स्ट्रक्चर होती है जो कि बेसिकली राइजोक्टोनिया में देखने को मिलती है। तो आप इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि राइजोक्टोनिया में ये देखने को मिलती है। देखो यहाँ पर थोड़ी सी जनरल जो मॉर्फोलॉजी है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले कोई हाइफा होगा या माइसीलियम होगा, माइसीलियम का जो पार्ट है हाइफा, या फिर हम बोल सकते हैं कोई भी इनोकुलम होगा, ठीक है। इनोकुलम क्या होता है, कोई भी पार्ट ऑफ द पैथोजन या फिर पैथोजन खुद जो डिजीज जो कि एस्टेब्लिश होगा होस्ट की सेल के ऊपर, उसे हम इनोकुलम बोलते हैं ना। तो जैसे ये सपोज कि कोई हाइफी है, ठीक है, इस हाइफी में क्या होगा, जब ये पेनिट्रेट करेगी, लाइक ये पैथोजन है, पैथोजन का हाइफा है, तो ये कब लाइक जर्मिनेट होगा, कुछ तो इसको कंडीशन चाहिए होंगी। तो इसके देखो जो जर्मिनेशन है उसके लिए टर्गर प्रेशर मेंटेन होना चाहिए इसका, यानी कि इसके अंदर की सरफेस के ऊपर जो प्रेशर है वो मेंटेन रहना चाहिए। और वो किसकी वजह से मेंटेन रहता है, यहाँ पर गिल्सरोल की प्रेजेंस के कारण मेंटेन रहता है, ठीक है। अगर इसका इम्बैलेंस हुआ तो जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। तो आपको याद रखना है कि टर्गर प्रेशर किसके द्वारा मेंटेन रहता है, गिल्सरोल के कारण मेंटेन रहता है। दूसरा, इसकी जो टफनेस है, लाइक ये जो हार्ड और स्ट्रॉन्ग, जहाँ ताकि जर्मिनेशन में फैसिलिएट हो सके, वो इसको हार्ड और जो वो होता है वो मिलेनिन का डिपोजिशन बनाता है, ठीक है। यहाँ पर इसकी ये जो सरफेस है पर्टिकुलर,
जैसे सपोज कि ये जो हाइफा हमने ली थी, इसकी जो सरफेस है यहाँ पर मिलेनिन का डिपोजिशन होता है, जितना ज़्यादा मिलेनिन का डिपोजिशन होगा ये उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। ये सारी चीज़ हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता लगे कि एक्चुअल में जो हाइफा है उसका जर्मिनेशन हो किस तरीके से रहे। तो एक तो टर्गर प्रेशर यहाँ पर मेंटेन रहना चाहिए, तब जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा तो यहाँ से जर्मिनेशन होगा। दूसरा मिलेनिन जो होता है वो यहाँ पर उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने का काम करता है, यहाँ पर जमा रहता है। एक ना यहाँ पर टर्मिनोलॉजी आती है दैट इज स्पेंजो कीपर। वो क्या करता है बेसिकली, जो भी एंजाइम्स होते हैं वो जो कि होस्ट सेल वॉल को डिग्रेड करता है, क्योंकि हमने पढ़ा अभी हाइफी है उसको बाहर जो एंजाइम्स कुछ सीक्रेट होंगे, ठीक है। तो जो भी ऐसे एंजाइम्स जो कि इस होस्ट की सेल वॉल को, जो हमारी पर्टिकुलर प्लांट होगा उसकी सेल वॉल को डिग्रेड करने वाले एंजाइम्स का सिक्रेशन करती है, दैट इज स्पेंजोकुपर। आपको ये याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारी जो प्रोसेस आती है दैट इज पैथोजेनेसिस, ठीक है। पैथोजेनेसिस में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले इनोकुलेशन होगा। इनोकुलेशन किसका होगा, इनोकुलम का हो गया। इनोकुलम की होस्ट सरफेस पर पहुंचने की प्रोसेस को ही इनोकुलम बोलते हैं। उसके बाद में अटैचमेंट होगा पैथोजन का होस्ट सरफेस पे, फिर जर्मिनेशन होगा, जैसा हमने बोला कि जर्मिनेशन होकर जर्म ट्यूब बनेगी। उसके बाद में जो भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो बनेंगी पर्टिकुलर पैथोजन में, और उसके बाद में पेनिट्रेशन होगा, और उसके बाद में होगा कॉलोनाइजेशन, ठीक है। अब कॉलोनाइजेशन में बेसिकली होता क्या है, देखो कॉलोनाइजेशन जब होगा, यानी कि कॉलोनाइजेशन का मतलब हुआ कि अब स्प्रेड हो रहा है पैथोजन, अब डेवलपमेंट हो रहा है पैथोजन का ना, तो उसमें होता क्या है कि प्लांट डिफेंस जो होता है वो डिग्रेड होता है, या फिर जो प्री फॉर्म्ड प्लांट डिफरेंसेस होते हैं, जो डिफेंस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद में सर्वाइवल एंड डिस्पर्जल होता है। अगर एक कॉमन सा डिजीज साइकिल या पैथोजेनेसिस साइकिल अगर हम बोलें तो देखो सबसे पहले होगा क्या, इनोकुलेशन होगा, उसके बाद में पेनिट्रेशन होगा, वही सारी चीज़ जो हमने पढ़ी, इनिशियल इनोकुलम होगा, फिर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन होगा। अब देखो अगर यहीं से यहाँ पर जो पैथोजन ने ग्रो किया है वहीं से अगर सेकेंडरी इनोकुलम वापस इनोकुलेट कर रहा है सेम क्रॉप को, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन, जो कि किसी भी एपिडेमिक को कोज करने के लिए सबसे ज़्यादा कारगर होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम बोल रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर पैथोजन की वजह से एपिडेमिक कोज हो रही है, इट मीन्स कि वहाँ पर सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ है ना, एपिडेमिक सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से ही कोज होता है। उसके बाद में या फिर एक और कंडीशन क्या हो सकती है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन होने के बाद में जो भी स्ट्रक्चर बनेगी, जो भी रेस्टिंग स्ट्रक्चर बनेगी पैथोजन की, वो एक स्पोर हो सकता है या फिर वो कॉम्पैक्ट माइसीलियम हो सकता है, जो भी स्ट्रक्चर बनेगी वो ओवरविंटर करेगी और उसके बाद में एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोकुलम वर्क करेगी एंड देन वापस से इनोकुलेशन होगा, और ये पूरा साइकिल जो है ये इसी तरीके से चलता रहेगा। तो यहाँ से शुरू से लेकर यानी कि इनोकुलेशन से लेकर वापस ये जो प्रोसेस आ रही है इसको बोलते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन, और यहाँ से ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन से वापस सेकेंडरी इनोकुलम से जा रहा है तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन, ठीक है। अब देखो जो भी हमने अल्टर्ड मैकेनिज्म पढ़ी वो भी जैसे कि आपको बहुत कुछ ज़्यादा समझ आया नहीं होगा, क्योंकि उसमें हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्स और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज की बात हो रही थी, ये सारी चीज़ें अभी नहीं है। तो होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन को समझना किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को समझने से ज़्यादा बेहतर या ज़्यादा असेंशियल है मॉलिकुलर प्लांट पैथोलॉजी में। तो देखो होस्ट पैथोजन का इंटरेक्शन कैसे होता है और किस तरीके से जो रेजिस्टेंस है वो जनरेट होती है। होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन का मतलब हुआ कि पैथोजन जो है वो होस्ट के साथ में जब इंटरेक्ट करता है तो किस तरीके की प्रोसेसेस देखने को मिलती हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर कोई पैथोजन है, राइट, वो जब कुछ केमिकल्स को सिक्रेट करता है तो उन्हें हम बोलते हैं पैम्प, दैट इज पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, ठीक है। ये पैम्प को सिक्रेट करेगा और होस्ट की सेल के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स लगे होंगे जो कि इस पैम्प को आइडेंटिफाई करेंगे या इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, जिसे हम बोलते हैं PRR, दैट इज पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर, ठीक है। तो पैथोजन के द्वारा जो पैम्प सिक्रेट किया गया है उसको होस्ट सेल के रिसेप्टर्स के द्वारा आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा और उसके बाद में जो रेजिस्टेंस आएगी, जो इम्यूनिटी जनरेट होगी वो होगी PTI, दैट इज पैटर्न ट्रिगर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। इस पैटर्न ट्रिगर्ड इम्यूनिटी को ही हम बोल सकते हैं कि ये जो होता है ये प्राइमरी डिफेंस के अंदर कंसिडर की जाती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर कंसिडर की जाती है और नॉन स्पेसिफिक डिफेंस होती है। अभी समझेंगे हम नॉन स्पेसिफिक क्यों है। सबसे पहले आपको बेसिक समझ आ गया होगा कि होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन में क्या होगा, पैथोजन के द्वारा कुछ मॉलिक्यूल सिक्रेट किए जाएंगे जिन्हें हमने बोला पैम्प। वो होस्ट सेल के ऊपर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है उनके द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाएंगे जिसे हमने बोला PRR, और इन दोनों के इंटरेक्शन के कारण जो इम्यूनिटी जनरेट होती है उसे हम बोलते हैं PTI, दैट इज पैटर्न ट्रिगर्ड इम्यूनिटी, राइट। अब देखो यहाँ पर जो पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर है इसे हम प्रिमिटिव पैटर्न
रिकॉग्निशन रिसेप्टर भी बोल सकते हैं, और ये पैम्प को रिकॉग्नाइज करते हैं। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं और नॉन स्पेसिफिक डिफेंस होती है। अब देखो क्यों होती है, क्योंकि ये पैथोजन स्पेसिफिक नहीं होती। किसी भी पर्टिकुलर टाइप का पैथोजन अगर पैम्प को सिक्रेट कर रहा है तो होस्ट सेल के द्वारा आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये नॉन स्पेशलाइज्ड डिफेंस होती है। ठीक है, अब दूसरी आती है ETI, दैट इज इफेक्टर ट्रिगर्ड इम्यूनिटी। ये कब होती है, अब देखो ऐसे तो फिर कोई भी तरीके का जो पैथोजन है वो डिजीज ही नहीं कोज कर पाएगा, वो इन्फेक्शन ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि होस्ट सेल के रिसेप्टर्स के द्वारा उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। और वैसे भी ये नॉन स्पेशलाइज्ड है, तो किसी भी टाइप का पैथोजन आएगा तो उसको बाहर ही जो PRR हैं उनके द्वारा आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा, राइट। लेकिन होता क्या है, पैथोजन जो है वो उसके लिए एडवांस टेक्निक्स का यूज़ करता है इन्फेक्शन को कोज करने के लिए, जिसके लिए वो क्या करेगा, पैथोजन जो है वो होस्ट सेल के अंदर डायरेक्टली, यानी कि यहाँ पर पता भी नहीं चलेगा, ये PTI होगी भी नहीं, और डायरेक्टली जो है वो अपने इफेक्टर मॉलिक्यूल्स को होस्ट सेल के अंदर जो है रिलीज कर देगा, राइट। उसके बाद में क्या होगा कि अब प्लांट सेल के बाहर वाली चीज होस्ट सेल के रिसेप्टर तो काम नहीं आए, तो होगा क्या कि अब जो सेल जो साइटोप्लाज्म है उसमें R जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जहां पर यहाँ पर ल्यूसीन रिच रिपीट्स का ही बेसिकली LRR का नाम आता है। जो R जीन्स होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं, उनके द्वारा यहाँ पर होस्ट सेल के इफेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये कौन सा है। और ये स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी होती है, क्योंकि स्पेसिफिक टाइप का जो पैथोजन होता है उसको स्पेसिफिक टाइप के R जीन के द्वारा ही उसके इफेक्टर मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई किया जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफाइड डिफेंस होती है, और इसके इन दोनों के रिएक्शन के कारण जो इम्यूनिटी जनरेट होती है उसे हम बोलते हैं ETI, दैट इज इफेक्टर ट्रिगर्ड इम्यूनिटी, राइट। तो इस तरीके से आपको दो तरीके की डिफेंस देखने को मिलेगी, दैट इज PTI एंड ETI। आप समझ गए होंगे, अगर डायरेक्टली हो रहा है तो PTI, और अगर होस्ट सेल के अंदर चला गया और उसके R जीन्स के द्वारा इसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, देन इट इज कॉल्ड ETI, दैट इज इफेक्टर ट्रिगर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, एक हम पढ़ते हैं हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्स, जो कि पैथोजन के रेस्पॉन्स में प्लांट प्रोड्यूस करता है ताकि इन्फेक्शन आगे कोज नहीं हो पाए। ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मेंशन है, आप इनको देख सकते हैं, जैसे कि स्टिमुलेशन ऑफ PRR का स्टिमुलेशन हुआ पैम्प के साथ में, तो ये पैम्प ट्रिगर्ड इम्यूनिटी होगी, इसे ही पैम्प ट्रिगर्ड इम्यूनिटी भी बोला जाता है। फिर PTI जो होती है वो जनरली इफेक्टिव होती है अगेंस्ट नॉन अडेप्टेड पैथोजेंस, यानी कि किसी भी तरीके के पैथोजेंस के लिए, और इसीलिए इस फिनोमिना को हम नॉन होस्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं, क्योंकि किसी पर्टिकुलर होस्ट के लिए रेजिस्टेंस नहीं है उसमें, है ना। अब देखो दूसरी प्रोसीजर होगी क्या कि जो पैथोजन है वो एंटर हुआ होस्ट सेल के अंदर, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि यहाँ पर बहुत सारे प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन होगा, आयन फ्लेक्स होगा, ई फ्लेक्स होगा, इन फ्लेक्स होगा, NADP ऑक्सीडेज होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ देखो, आपने अगर थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको पता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेसिकली क्या है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है, जिसकी कंसेंट्रेशन अगर प्लांट के अंदर ज्यादा हुई तो ये प्लांट के लिए हार्मफुल होता है। तो ये बना क्यों है, क्योंकि पैथोजन के जो इफेक्टर मॉलिक्यूल्स हैं वो होस्ट सेल के अंदर आ चुके हैं, उसके रेस्पॉन्स में ये पूरी प्रोसीजर प्लांट सेल के अंदर हो रही है। ठीक है, H2O2 का फॉर्मेशन हुआ, ये इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म में जाएगा, फिर यहाँ पर हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्स एंड सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस और जो भी इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस है ये सारी एक्टिव होंगी और प्लांट पैथोजन के अगेंस्ट वर्क करेंगी। या फिर इधर से जैसे डायरेक्टली फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस हुई तो डिफेंस जीन का एक्सप्रेशन होगा, और यहाँ से HR और SAR की जो प्रोसेसेस हैं वो होंगी, देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर वैसे तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का एक काफ़ी लॉन्ग वीडियो लेक्चर जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपको बिल्कुल बेसिक नहीं पता है तो आप जाकर देख सकते हैं। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का थोड़ा बेसिक कवर करेंगे, और क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं बेसिकली उन पॉइंट्स को कवर कर लेंगे। ठीक है, अब आपको समझना है कि हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्स, जिसका हम बार बार यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, वो क्या है। देखो, हाइपर सेंसिटिविटी रेस्पॉन्स का मतलब होता है बेसिक सा कि कोई पर्टिकुलर, जैसे कि ये लीफ सरफेस है, यहाँ पर पैथोजन का इन्फेक्शन हुआ, यहाँ से इस लीफ में इन्फेक्शन देखने को मिला, तो इस इन्फेक्शन वाली साइट के आसपास वाली सेल्स को भी प्लांट के द्वारा मार दिया जाता है, डेड कर दिया जाता है, ताकि ये इन्फेक्शन जो है वो इस वाले पोर्शन से आगे की तरफ ना फैले। दैट इज हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्स, और इसे ही प्रोग्राम सेल डेथ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हुआ हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्स। और जो सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस और ये है, इनके लिए अलग अलग पाथवेज चलते हैं, जैसे सैलिसिलिक एसिड पाथवे और जास्मनिक एसिड पाथवे के नाम के बारे में आपने सुना होगा। तो इस तरीके से
पूरी जो प्रोसेस है उसमें अब उसमें देखो, अब जो होस्ट पैथोजन इंट्रैक्शन है उसी के अंदर हमारा होगा क्या कि जो भी पूरी प्रोसीजर है, चाहे वो फाइटोएलेक्सिन्स का प्रोडक्शन हो, वो या वो पीआर प्रोटीन्स का एक्टिवेशन हो, या पीआर प्रोटीन्स का वो फाइटो एंटीसिपिन्स हो, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अल्टीमेटली रिलेटेड किससे हैं? होस्ट पैथोजन इंट्रैक्शन से। क्योंकि जब पैथोजन जो है वो किसी होस्ट की सरफेस को अफेक्ट करेगा, इन्फेक्ट करेगा, तभी तो वहाँ पर ये सारी चीज़ों का रिलीज और फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट होगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें 1 to 1 कनेक्टेड होंगी। तो आप मॉलिक्यूलर प्लांट पैथोलॉजी के जितने भी लेक्चर्स होंगे उनको बहुत अच्छे से नोट डाउन करके पढ़िएगा और सारे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।